हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वीक नंबर फर्स्ट में जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का जो पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों के हिंदी मीडियम में आए थे, तो मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया है और बाकी के जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे उनको मैं सीधा आपको उस पेपर से ही सॉल्व करवाऊंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन स्पेसिफाइड बिलो इज पुट ऑन द ब्लू लिटमस। एक रिएक्शन दे रखी है, उसने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहा है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहा है ये ऑक्सीजन के साथ में। तो एक प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट का नाम है 2MgO। तो इसने क्या बोला है कि ब्लू लिटमस, ये जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हमको पता है कि ये मेटल होता है और मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर हम लोग दो चीज जानते हैं, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। एसिड आपको पता है ये हमेशा ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड लिटमस में, और बेस करता है आपका रेड लिटमस को ब्लू में। अब आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड होता है जिसका नेचर होता है बेस वाला होता है, और जब बेस वाला नेचर होगा तो वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करेगा। और यहाँ ऑलरेडी उसने ब्लू लिटमस दे रखा है, यानी ये मेरा सॉल्यूशन मैंने ले लिया, ठीक है। और ये सॉल्यूशन किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये बेसिक नेचर का। और जैसे इसमें हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो उस ब्लू लिटमस के कलर में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो हमें पता है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बेस नेचर का, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, लेकिन उसने हमको दिया ही ब्लू लिटमस है, तो ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है इट विल टर्न इन रेड, तो ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर एसिड होता तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता, लेकिन ये ऑलरेडी बेस नेचर का है और ब्लू लिटमस ही दिया है, तो इट विल रिमेन ब्लू, ये ब्लू कलर का ही रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट perpendicular on a plane surface then what will be the angle between the incident ray and the reflected ray। उसने बोला है कि कोई मेरी एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये मैंने पीछे पॉलिश कर रखी है, प्लेन मिरर है ये मेरा, इसमें पॉलिश कर रखी, इसमें एक रे आ रही है वो इंसिडेंट रे हो गई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का हम लोग परपेंडिकुलर लाइन आती है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई। अब आपको पता है इसने क्या बोला है कि ये प्लेन मिरर ले लिया मैंने, प्लेन सरफेस ले लिया, उस पर एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे कोई रे आ रही है, और जब 90 डिग्री पे कोई रे आती है तो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इन दोनों के यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? तो आपको सिंपल सी बात समझनी, ये रे थी, ये इंसिडेंट हुई और वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं चली गई, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर दोनों एक ही जगह पर आके मिल रहे हैं, जितने एंगल से आ रही उतने एंगल से वापस जा रही, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सबके ऊपर डिग्री लगा लेना है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा 0 डिग्री, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने क्या पूछा, दोनों के इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा वो पूछा है। तो जिस एंगल से आ रही, जितने एंगल से आ रही उसी एंगल पर वापस जा रही, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो हमारा है 0 डिग्री, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। In which organism under asexual reproduction the daughter cell grows on the parent cell and becomes separate?
इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमीबा, हाइड्रा, ह्यूमन एंड पैरामीशियम। देखिए इसने रिप्रोडक्शन बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको पता है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें एक ही पेरेंटल सेल होती है और उससे उसकी डॉटर सेल बनती है। तो पहला ऑप्शन इसने दे रखा अमीबा। अमीबा हम लोग जानते हैं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। थोड़ा ही न्यूक्लियस धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये मैच्योर होगा अमीबा। उसके बाद इसका ये जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा स्प्लिट होने की कोशिश करेगा इस तरह से, और ये 2 तरह की इसमें डॉटर सेल बनेगी। एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा और ये दूसरी डॉटर सेल बनेगी, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ से ये सेपरेट होगा। ठीक है, तो पहली चीज अमीबा में तो ये जो असेक्सुअल का टाइप है ये इसको बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि 1 अमीबा से 2 डॉटर सेल मिल रही है। लेकिन जो दूसरा होता है हाइड्रा, तो इसमें हाइड्रा में क्या होता है, देखो इस तरह का हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है। ये इसके टेंडल्स निकले रहते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड निकला रहता है। ये बर्ड धीरे धीरे मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद ये इस तरह से ग्रो करेगा। ये मदर सेल है, ये मदर सेल है ना, और ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है। फिर क्या होगा, जैसे ही पूरा मैच्योर होगा यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद ये मदर सेल तो वैसी की वैसी रहेगी और ये डॉटर सेल आपका नया बन जाएगा। तो उसने यही क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि भाई जो डॉटर सेल होती है वो ग्रो करती है पेरेंट सेल पे, तो यहाँ ग्रो करी पेरेंट सेल पे एंड बिकम सेपरेट, और सेपरेट होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करने लगती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा बी हाइड्रा राइट होगा। थर्ड जो ह्यूमन है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, पैरामीशियम इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, अ मैग्नेट हैज बीन ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। आपको पता है कि जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा होता है आपका साउथ पोल। इसने क्या किया, अ मैग्नेट हैज बीन ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, यहाँ से इसने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद 2 मैग्नेट बन गई हमारी, एक मैग्नेट ये बन गई और एक मैग्नेट ये बन गई। इसमें जो फर्स्ट पोल तो नॉर्थ ही रहेगा, सेकंड पोल आपका साउथ हो जाएगा। भले ही मैग्नेट को आप जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उतने मैग्नेट में आपके 2 पोल हमेशा रहेंगे। यहाँ पर भी वही नॉर्थ पोल और ये वाला पोल हमारा साउथ पोल रहेगा। अब क्या बोला उसने, 2 pieces at its center, if we bring the broken end of the first piece, ये जो फर्स्ट पीस जो था, ये टूटा हुआ पार्ट था, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूं। ठीक है, if we bring the broken end of the first piece to the other end of the second mean what will happen, इसको इधर, ये टूटे हुए पार्ट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। जब टूटे हुए पार्ट को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा S और ये हो गया मेरा N। तो यहाँ पर भी S और यहाँ पर भी S है, दोनों S आपके बिल्कुल पास पास में आएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि when opposite pole come to each other they will attracted and same pole will be repelled। तो यहाँ दोनों देखो साउथ पोल और साउथ पोल दोनों आ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन ए देखो बोथ द मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी बोथ द मैग्नेट्स विल बी रिपेल्ड, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि साउथ पोल दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं और दोनों पोल्स सेम होते हैं, इसलिए एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ Z इज 10। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से सिंबलाइज करते हैं, और उसने उसका जो नंबर दे रखा है 10, और इट इज ए परमानेंट गैस को उसने हिंदी में लिख रखा है अक्री गैस। तो यहाँ आप लोग इनर्ट गैस यूज करना, INERT, इनर्ट गैस। ठीक है, इन द पीरियडिक टेबल आर यू फेमिलियर विद Z, तो आपको Z बराबर 10 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का, उस एलिमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना। तो इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन। जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो इसने हमको कितना दे रखा है 10, तो नियोन हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, MgCl2, ये 2 नीचे है ना, ये 2 नीचे लिखना है आपको, ये 2
यहाँ पर भी 2 नीचे लिखना है, ये 3 नीचे लिखना है। हम लोगों ने सीखा था कि भाई केमिकल फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं। तो जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम आयन Mg+2 होता है और क्लोराइड आयन Cl-1 होता है। तो ऊपर ऊपर वाले जो भी इनकी आयंस दे रखे हैं, वैलेंसी दे रखी है, उनको पहले हम लोग सिंपल रेशो में लाते हैं। सिंपल रेशो में ये ऑलरेडी सिंपल रेशो में, क्योंकि ये 2 है तो ये कट होगा नहीं, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा MgCl2। सो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सोनू's मदर सॉल्ट रेजिन इन अ सॉल्यूशन। सोनू की माँ थी, उन्होंने एक सॉल्यूशन में रेजिन डाल दिया। रेजिन इट मीन्स किशमिश है ना, ये पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और उस सॉल्यूशन के अंदर किशमिश रेजिन डाल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द रेजिन ओपन। अगली मॉर्निंग में क्या हुआ, सारी की सारी ये किशमिश जितनी भी इसके अंदर डाल रखी थी वो सारी की सारी फूल गई और फूल गई। तो द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, इसका नेचर हमको बताना है इस सॉल्यूशन का। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, ये रहा, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। तो आपको ये देखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब इस सॉल्यूशन में वाटर कंसेंट्रेशन रेजिन में प्रेजेंट वाटर कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, तो सारा का सारा वाटर या मोस्ट ऑफ वाटर का फ्लो होगा आउटर सॉल्यूशन से उस रेजिन के अंदर होगा। तो आपकी रेजिन स्वेल हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इस वाले टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जो प्रोसेस यूज में हो रही है जिसमें ये रेजिन आपकी फूल रही है, स्वेल हो रही है, तो इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये हमने चैप्टर नंबर देखा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें सेल में पढ़ा था, उसमें ऑस्मोसिस एक टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा जिसमें वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। और हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, दैट फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक होगा तो उसमें क्या होगा, आउटर सॉल्यूशन में जो वाटर कंसेंट्रेशन है इस रेजिन के वाटर कंसेंट्रेशन से कम होगी। सो रेजिन के अंदर वाला वाटर सारा फ्लो होकर बाहर चला जाएगा सॉल्यूशन में और ये रेजिन आपकी श्रिंक हो जाएगी, इस तरह से सिकुड़ जाएगी। तो ये वाला जब सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तब बाहर वाला सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक है। और जब हमारा रेजिन फूल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इस रेजिन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाले सॉल्यूशन की और रेजिन के अंदर जो वाटर की कंसेंट्रेशन है दोनों की एक जैसी रहेगी, इसलिए इसमें किसी भी इसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो वाला सॉल्यूशन हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने ट्रांसलेट किया था। अब मैं सीधा आपके पेपर पे आता हूँ कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है कि एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसको अगर हम लोग ब्लू लिटमस में डालेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने करवा दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। इसने एक टेबल बना के रखी है, उसमें प्लेस लिख रखे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा। और जो ये पीए है, ये पीए, ये जो पीए है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है, इसको पास्कल बोलते हैं। 3 प्लेस कौन कौन से दे रखे हैं, ए बी एंड सी। तीनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। ए वाला जो प्लेस है उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 3937, बी वाले प्लेस की 4450 और सी वाले प्लेस की 5700। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, सॉरी जैसे जैसे हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो वैसे वैसे एयर कम होती जाती है। और एयर कम होती जाएगी तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम लगाएगी। तो सबसे ऊपर जो भी प्लेस होगा
वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे लो होगा, और जो सबसे नीचे है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे हाई होगा। तो आप इन चारों ऑप्शन, चारों की वैल्यू देखो, ए में इतना दे रखा है, बी में 4450, सी में दे रखा है 5700। तो सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा है? तो सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए वाला है। तो ए वाला जो प्लेस होगा वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है, ए सबसे हाईएस्ट प्लेस है, बी ऑप्शन दे रखा, बी सबसे लोवेस्ट प्लेस है, सी दे रखा, सी सबसे हाईएस्ट प्लेस है, और डी दे रखा है ए सबसे लोवेस्ट प्लेस है। तो मैंने बताया कि जिसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी वो सबसे हाईएस्ट प्लेस होगा। तो जो ऑप्शन ए दे रखा है, ए सबसे हाईएस्ट प्लेस है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 3 हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन 4 देखिए। एक टेबल दे रखी है, उसमें लिक्विड के नेम दे रखे हैं। ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड, है ना, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और उनका बॉइलिंग दे रखा है इसमें। लिक्विड ए का 120 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का 180 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को बॉइल करना। जैसे लिक्विड दे रखा है, ये लिक्विड ए है, और ये लिक्विड दूसरे वाले में हमने लिक्विड बी भर रखा है। दोनों को मैं हीट दे रहा हूं, और हीट देने पर ये ए जो लिक्विड है ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है, और बी वाला 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर कहाँ देना पड़ा? तो ज्यादा टेम्परेचर बी वाले लिक्विड को देना पड़ रहा है। तो इसने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि आपको लिक्विड ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के बारे में क्या प्रेडिक्शन आप लगा सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि जहां टेम्परेचर ज्यादा है, जहां बॉइलिंग ज्यादा है, तो वहां उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी या हीट ज्यादा देनी पड़ती है। तो आप बी वाला ऑप्शन देखो, पहला वाला ऑप्शन देखो, लिक्विड ए में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, लिक्विड बी में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ ये बी हमारा राइट है, तभी इसका बॉइलिंग 180 डिग्री है। सो ये वाला ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ऑप्शन सी दे रखा है, ए और बी दोनों लिक्विड के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच इक्वल फोर्स है, तो नहीं, अगर इक्वल फोर्स होता तो दोनों जगह बॉइलिंग एक जैसा होना चाहिए था। और डी दे रखा है कि जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, उससे कोई भी प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला नहीं है। आप इजीली कर सकते हो कि जहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वहां पर लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्किट दे रखा है। सर्किट में ये बैटरीज दे रखी हैं, ये बल्ब है, ये स्विच है, और ये पूरा वायर है। ठीक है, अब इसने बोला है कि इस पूरे सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। तो इस सर्किट में प्रॉब्लम ये है कि जो बैटरी का कनेक्शन है वो सही से नहीं है, क्योंकि हमें पता है बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। यानी पॉजिटिव टर्मिनल की लाइन बड़ी बनानी है और नेगेटिव टर्मिनल की लाइन हमें छोटी बनानी है। तो यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल वापस यहाँ नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव टर्मिनल पास पास में आ गए। तो ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा होगा तो आपकी बैटरी वर्क नहीं करेगी। हमेशा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर दो नेगेटिव पास में आ गए, इसलिए बैटरी यहाँ सही से कनेक्ट नहीं किए। ये इस सर्किट में प्रॉब्लम है। पहला ऑप्शन देखो, स्विच ओपन है, नहीं, स्विच आपका क्लोज है। ये दोनों आपके अटैच है, इसलिए इनको बोलते हैं क्लोज्ड। अगर एक बाहर होता, इस तरह से होता, ये इस तरह से होता, और ये वायर यहाँ सीधा चला जाता, तो ये ओपन होता। तो ये स्विच आप ये स्विच ओपन होता, लेकिन यहाँ स्विच कैसा है, क्लोज्ड यानी ऑन है। बल्ब गलत जगह पर लगा है, नहीं, बिल्कुल सही लगा है। और बैटरी ठीक से कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। कनेक्टिंग वायर टूटे हुए हैं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कर लिया, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले 4 ऑप्शन दिए थे, अमीबा, हाइड्रा, ह्यूमन और पैरामीशियन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक बच्चा है, उसने ग्लास लिया, इस तरह का ये ग्लास लिया, ये ग्लास, ठीक है। इस ग्लास में वाटर, हनी, ऑयल और फिर बाद में एक कॉइन डाल दिया। फिर अपन को इसमें सीक्वेंस बताना है कि टॉप से बॉटम तक लेयर का क्या सीक्वेंस होगा। देखो 4 चीजें ली उसने, एक लिया है पहला उसने, मैं बताता हूँ, एक उसने गिलास ले लिया, उसमें एक तो हो गया ऑयल, पहला दे रखा उसने वाटर, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं वाटर, वाटर, ठीक है। सेकंड दे रखा है हनी, HONEY, हनी का मतलब शहद। फिर दे रखा ऑयल और फिर दे रखा उसने कॉइन। तो इसमें बताना है कि सबसे ऊपर कौन सा होगा और सबसे नीचे कौन सा होगा, क्या सीक्वेंस होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा डेंसिटी वाले टॉपिक पे बेस्ड है। हमको पता है कि जिस भी लिक्विड या जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी वो हमेशा फ्लोट करता है और उसकी डेंसिटी वाटर से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये मैंने लिया, आपको पता है कि कॉइन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वो भारी भी है, उसका मास ज्यादा है, और आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी और जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, कॉइन का मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो हमेशा बॉटम में रहेगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा कॉइन। फिर आप आ जाओ सेकंड, हनी। हनी उसकी डेंसिटी वाटर के कंपेयर में ज्यादा रहती है तो वाटर के नीचे रहेगा ये, और ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो ऑयल आपका सबसे ऊपर रहेगा। तो इसका जो सीक्वेंस इस तरह से बनेगा, ऑयल, टॉप से बॉटम देखना है हमें, तो ऑयल, वाटर, हनी एंड कॉइन। तो इसमें ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन होना चाहिए ऑयल वाला, तो ऑयल तो यहाँ इसमें दे रखा है, फिर यहाँ पर भी ऑयल दे रखा है। सी वाले ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन ऑयल दे रखा है, डी वाले में पहला ऑप्शन ऑयल ऑयल दे रखा है। सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ हनी दे रखा है और यहाँ दे रखा है वाटर, तो ये सही है। तीसरा देखो कॉइन दे रखा है, तो कॉइन की तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है तो वो सबसे नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर ये इन दोनों में से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन ए वाला जो है इसको सही कर लेना, ऑयल को यहाँ कर लेना और वाटर को यहाँ कर लेना, बाकी दोनों, हनी तीसरे नंबर पे रहेगा और कॉइन 4 नंबर पे रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है ना, ऑयल को ऊपर ले लेना, वाटर को सेकंड नंबर पे ले लेना, फिर आपका हनी हो गया और फिर कॉइन हो गया। तो ये आपका चारों कर लोगे, ये ऑप्शन ए आपका राइट होगा। फिर ये मैग्नेट वाला मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट देखो, इसने ये ग्राफ दे रखे हैं 4, डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखे चारों, देखो डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम। उसने बोला है कि एक पर्सन है वो रोज दौड़ने जाता है लेकिन वो ध्यान करने का मतलब मेडिटेशन करने के लिए पास के मंदिर में 10 मिनट के लिए रुकता है। देखो यहाँ से दौड़ना शुरू किया उसने, इस वाले पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और यहाँ तक उसको पहुंचना है, तो यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ बीच में टेम्पल आ गया, तो यहाँ पर इसने 10 मिनट का मेडिटेशन किया, ठीक है। और निम्न में से फॉलोइंग में से कौन सा ग्राफ मंदिर में बिताए गए उसके टाइम को शो करता है। तो यहाँ टेम्पल था, यहाँ रुक गया 10 मिनट, तो अब उसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करनी, तो डिस्टेंस तो वही की वही रहेगी, बस यहाँ थोड़ा सा रुका। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी एक समान स्पीड से और एक समान टाइम से उसके टाइम और स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस तरह का ग्राफ बनता। यहाँ पर क्या है, टाइम था और सडन उसने डिस्टेंस को बढ़ा दी, तो सडन अपन डिस्टेंस को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये भी नहीं। और इसमें देखो ये डिस्टेंस यहाँ से शुरू कर रहा था, टाइम यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, तो इसने यहाँ से चलना शुरू किया, ये चलता गया
चलता गया और यहाँ पर वो आ गया टेम्पल। इसने थोड़ा रेस्ट किया, बाकी उसको रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ तक कंप्लीट करनी थी। यहाँ डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, और ये फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म, पहले धीरे ना फिर एकदम से फास्ट है, तो उस तरह का। तो इसमें ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि एक स्पीड से वो चल रहा है, फिर जैसे ही वहां पहुंचा टेम्पल पे, वहां इसने रेस्ट किया, फिर रिमेनिंग वो डिस्टेंस वापस कवर कर लेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जनरली जो यूज आते हैं सबमरीन्स में यूज आता है, ठीक है। सबमरीन आप लोग जानते हो कि जो ओशियन होते हैं, ओशियन के नीचे जो पनडुब्बियां तैरती है, और ये जैसे पूरा ओशियन है, यहाँ पर हमारी सबमरीन है, और यहाँ बाहर क्या मूवमेंट हो रहा है उसको अगर हमें देखना है तो इस सबमरीन का यूज करते हो। सबमरीन में एक इस तरह का ये एपरेटस लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप, और इसका यूज वहां पर भी करते हैं जो वॉर वाले जो टैंक होते हैं। तो टैंक के अंदर तो पर्सन बैठा रहता है, सोल्जर बैठा रहता है, तो उसको बाहर की जितने भी, ये टैंक बना हुआ है, ठीक है, टैंक के अंदर यहाँ पर्सन बैठा हुआ, इसको बाहर जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उसको कैप्चर करना है, तो यहाँ वो पेरिस्कोप लगा देता है। पेरिस्कोप में दो मिरर रहते हैं, एक मिरर यहाँ रहता है, एक मिरर यहाँ रहता है। तो यहाँ से जो लाइट आती है रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पहुंचती है, और यहाँ से फिर जो पर्सन है उसके पास पहुंच जाती है। तो इस तरह का इसका वर्क होता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि पेरिस्कोप के यूज कहाँ, सबमरीन में होते हैं, वॉर टैंक में होते हैं, सोल्जर को बाहर के मूवमेंट देखने के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें कितने मिरर होते हैं, 2 मिरर होते हैं। देखो इसने क्वेश्चन बोला है पेरिस्कोप में ये पहला दर्पण का मतलब फर्स्ट मिरर से आने वाली इंसिडेंट आपतित किरण इंसिडेंट रे, सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो देखो ये लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट हो गई, ये मिरर है, फर्स्ट मिरर M1 जो लिख रखा फर्स्ट मिरर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये इधर गई 45 डिग्री, जितने एंगल से आ रही 45 डिग्री एंगल से आ रही, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कितने से जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि हमारा लॉ वही बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 45 डिग्री अब यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गई है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बना रहा 45 और 45। तो उसने पूछा है कि इस इंसिडेंट एंगल और इस रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था। आप देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ 45 और यहाँ 45, तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा 45 प्लस 45 डिग्री, तो जो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है वो 90 डिग्री मिल रही है। तो हमारा जिसमें ऑप्शन देखो ए में 0 डिग्री, बी में 45 और सी में 90 डिग्री, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। हाँ, एक इसने ये फोटो दे रखा है, और ये फोटो हमको पता हो अगर आप लोगों को तो रेनी सीजन में इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको जमीन पे घास के आसपास में दिखते हैं। ये एक फंजाई है, ठीक है, इसको हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको मशरूम बोलते हैं, मशरूम। और इसमें प्रोटीन बहुत होता है ना, वेजिटेबल बनाने के काम आता है ये, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। फॉरेन कंट्रीज में इसको वेजिटेबल के फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोटीन की अच्छी इसमें क्वांटिटी होती है। अब इसने पूछा है कि इस वाले ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का कौन सा मेथड है। तो न्यूट्रिशन के मेथड में इसने देखो 4 मेथड दिए हैं। फर्स्ट पे देखा परजीवी जिसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। सेकंड बोल रहा है परपोषी, इसको होस्ट बोल सकते हैं। ये होता है मृत जीव, इसको सेप्रोफाइट बोलते हैं, सेप्रोफाइट है ना। और होता है सहजीवी, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमको पता है कि ये जो मशरूम है, ये जितने भी डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उसके आसपास में, उसके एनवायरनमेंट के आसपास में जितनी भी सड़ी गली पत्तियां आपको दिख रही, लीव्स दिख रही हैं, तो इन डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड प्लांट से, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। और जब भी डेड ऑर्गेनिज्म से कोई फूड लेता है तो वो होता है हमेशा सेप्रोफाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये डायग्राम हमको एक प्लांट सेल का, ये पादप कोशिका का मतलब होता है प्लांट सेल। इसमें कौन सा, ये कोशिका का मतलब सेल ऑर्गेनेल, और एनर्जी प्रोड्यूस
में काम आता है। तो हमको पता है कि विच वन इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हमको अच्छे से पता माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक ए स्लीपर, जो हमारी चप्पल होती है उस तरह का। तो इसमें देखो ये वाला सी वाला जो स्ट्रक्चर, ये एस वाला जो दे रखा है, ये हमको माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। तो एस वाला कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कोई कौन सा सेल ऑर्गेनेल इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो एस वाला इसका स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक कार दे रखी है, चित्र में कार पर बल का मतलब होता है फोर्स, है ना, वो इसमें शो किया गया है। और निम्न में से कौन सा ऑप्शन कार की पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। तो देखो ये मेरी कार, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया कार, ठीक है। इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो ये कार की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी। तो पहला ऑप्शन देखो, कार स्थिर अवस्था का मतलब स्टेशनरी पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं स्थिर अवस्था में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। कार की स्पीड तेज हो जाएगी, ऑप्शन नहीं होगा। कार की स्पीड स्लो हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। कार एक समान वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये भी नहीं होगा। कार पे दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, इसलिए उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर अपन ने ये किशमिश वाला कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये दे रखा है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह से बनाया जाता है, जो बनाया था उसमें ये बैटरी लग जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ बल्ब लगा रखा था, यहाँ आपका स्विच लग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखना किसी बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह की लाइन आप याद रखना, ये ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल का। तो इसने पूछा है हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बोलता तो हमें बोलना पड़ता पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहां से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसमें ऑप्शन ए देखो, बैटरी के धन टर्मिनल का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से ऋण टर्मिनल का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोलता तो फिर हम ये बोलते हैं ऑप्शन बी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है उत्तल दर्पण का, और इसने बोला है कि इससे जो इमेज फॉर्मेशन होगी, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, तो हमको अच्छे से याद है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर था, अगर ध्यान हो तो ये इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर था, ये इस तरह की लाइन जाती है यहाँ पर आपका, सॉरी ये तो लेंस बना दिया अपन ने। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का होता है, ये पीछे पॉलिश होती है और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, आउटवर्ड। तो यहीं पर इसका बनेगा और ये इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनेगा। तो ऑप्शन बी देखो, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल और सीधा का मतलब इरेक्ट। ये फर्स्ट वाला है वास्तविक, इसका मतलब रियल, और सीधा का मतलब होता है इरेक्ट, तो ये नहीं बनेगा। और सी वाला वास्तविक और उल्टा, वास्तविक को रियल बोलते हैं और उल्टे को बोलते हैं इनवर्ट, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अंकित को खेलते समय चोट लग गई, वहां से रक्त का मतलब ब्लड निकल रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद चोट के स्थान पर भूरे रंग का थक्का, थक्का का मतलब होता है क्लॉटिंग हो गई, क्लॉट जम गया। तो ब्लड के कौन से कंपोनेंट ने यह
क्लॉट बनाया होगा। तो इसमें देखो हमको पता है कि ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी ब्लड का जो रेड कलर हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी ये जितने भी बाहर से पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनसे फाइट करने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं, इसलिए व्हाइट कलर की होती है, इसलिए इसका नाम हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। और ये प्लेटलेट्स, ये जब भी चोट लगती है हम लोगों को तो उस टाइम क्लॉटिंग करने का काम ये प्लेटलेट्स करती है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, प्लाज्मा नहीं होगा, प्लेटलेट्स ये भी ऑप्शन राइट है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका का मतलब होता है आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिका का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। तो ये ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चित्र में दिए गए फोर्स F1 और F2 के इम्पैक्ट को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए F की वैल्यू क्या होगी। ये अपन को ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पर इसने F1 और F2 फोर्स लगा रहा और यहाँ से F लगा रहा। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसी प्लेस पे रखना है, कोई इसमें बैलेंस करके रखना है इसी प्लेस पे। तो इस फोर्स और इन दोनों में क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि जो F होगा वो इन दोनों के टोटल के बराबर होगा, तब वो ऑब्जेक्ट उसी प्लेस पे रहेगा, तब वो बैलेंस रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा कि F इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ये वाला पेपर हम लोगों ने फर्स्ट वीक वाला कर लिया, आप इसको अच्छे से कर लेना और जहाँ कहीं अगर डाउट